Hello guys, 400 सब्सक्राइब कंप्लीट करो। आस्क बैट हाई नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़। चैप्टर 63। भौमी अपनी ठंड और शर्म से लाल हो चुके चेहरे से एकाक्ष को प्यार से देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। अचानक भौमी की छिक से दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। एकाक्ष ने भौमी कब देखा जिसकी नाक ठंड से लाल हो गई थी, वही वो ठंड से हल्की हल्की कांप भी रही थी। एकाक्ष ने झट से भौमी को अपनी बाहों में उठा लिया। भौमी की बाहें गिरने के डर से एकाक्ष के गर्दन पर लिपट गई। भौमी बोली, ये क्या कर रहे हैं राजा सा, नीचे उतारिए मुझे, मैं चल कर जा सकती हूँ। एकाक्ष उसकी तरफ बोला, हमें मालूम है आप चल सकती है, मगर आज हमें हमारी पत्नी को बाहों में ले जाने की इच्छा हो रही है। वैसे क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारे बाहों में? भौमी अपना मुंह खोल बोली, कितने बेशर्म हैं आप राजा सा, नीचे उठारिए मुझे, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई 2 दिनों तक मुझे अवॉइड करने की? आपने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। बताइएगा मुझे क्यों चले गए थे आप मुझे बिना कुछ बताया? भौमी की बात सुन एकाक्ष चुप हो गया। वो कुछ सोचने लगा। अब आगे। एकाक्ष भौमी को वॉशरूम में खड़ा कर बोला, पहले आप गर्म पानी से शावर ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे। इतना कह वो वॉशरूम से बाहर निकल अपने कपड़े लेकर क्लोजेस्ट रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद कपड़े चेंज कर एकाक्ष बालकनी की तरफ चला गया। भौमी ने अपने बाथरूम का दरवाजा हल्के से खोल बाहर रूम में देखा। जब उसे कंफर्म हो गया कि रूम में कोई नहीं है, वो धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकली। उसने अभी बस टॉवल अपने चारों ओर लपेटा हुआ था। भौमी खुद से बड़बड़ाते हुए कबर्ड से कपड़े निकालते हुए बोली, नहीं भौमी, तू राजा सा को बिल्कुल भी आसानी से माफ नहीं करेगी, चाहे वो जो भी बहाना बनाया। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अवॉइड करने की? भौमी मुंह बनाते हुए खुद से बातें कर रही थी। इससे अनजान की किसी भी बेहद इंटेंस नजरें उसे घूर रही थी। एकाक्ष जो अभी रूम में आया था वो भौमी को इस तरह देख चौंक गया। वो अपनी सूट बुद्धक हुए एक तक भौमी को निहार रहा था। भौमी ने अभी एक टॉवल लपेट रखी थी, जिस वजह से उसका कंधे और दूध से गोरे पैर विजिबल हो रहे थे। एकाक्ष का गला सूखने गला था। भौमी को इस तरह देख उसकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहा था। एकाक्ष अपनी नजरें हटाने की कोशिश करते हुए खुद को डांटते हुए बोला, क्या कर रहा है एकाक्ष, तू किसी लड़की को ऐसे कैसे घूर रहा है? एकाक्ष भौमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मगर ये तो हमारी पत्नी है ना, और अपनी पत्नी को तो घूर ही सकता हूँ। एकाक्ष भौमी के बिल्कुल पास उसके पीछे आ गया। वही भौमी को जैसे ही उसके पीछे कुछ महसूस हुआ, वो पीछे पलट एकाक्ष ने सीने से जा टकराए, जिससे एकाक्ष के हाथ उसकी कमर पर चले गए और भौमी के हाथ उसके सीने पर। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए एक दूसरे को निहार रहे थे। शावर लेने की वजह से भौमी का पूरा चेहरा काफी लाल हो रहा था, जिससे अभी भौमी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। भौमी के गीले बाल जो उसके चेहरे पर आए हुए थे, एकाक्ष ने अपनी उंगलियों से बेहद प्यार से उसे हटाया। एकाक्ष के चुभन के एहसास से भौमी की आंखें बंद हो गई। एकाक्ष ने नजरें भौमी के होठों पर अटकी पानी की बूंद पर गई। एकाक्ष ने झट से उसके लबों पर अटकी पानी की बूंद को अपने लबों से चूस लिया। भौमी की आंखें कसकर भींच गई। एकाक्ष के लब भौमी के होठों से धीरे धीरे उसकी गर्दन पर चलने लगे। धीरे धीरे एकाक्ष काफी अग्रेसिवली भौमी के गर्दन और उसकी कॉलबों पर किस और बाइट करने लगा, जिससे भौमी मौन की आवाजों के साथ एकाक्ष के कंधे पर उसकी पकड़ कस गई। भौमी की गर्दन से सेटिस्फाइड होकर एकाक्ष अब उसके होठों पर टूट पड़ा। इस बार भौमी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे एकाक्ष में हाथ उसके टॉवल के नोट को खोलने की कोशिश करने लगे, जिसे महसूस कर भौमी झट से अपने होश में आकर उससे दूर हो गई। भौमी को अपने आप से दूर जाते देख एकाक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने लगा। एकाक्ष ने भौमी को देखा जिसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। भौमी को देख एकाक्ष को फिर से उसे किस करने का मन कर रहा था, मगर उसने अपने आप को कंट्रोल कर बोला, सॉरी, वो हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, आप चेंज कर लीजिए, हम आते हैं। ये बोल वो वहां से झट से वॉशरूम की तरफ चला गया। वही एकाक्ष का सॉरी सुन भौमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर वो कुछ ना बोल चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही एकाक्ष बाहर आया, वो ठिठक गया क्योंकि सामने उसकी बीवी हाथ बांध खड़ी उसे घूर रही थी। एकाक्ष को कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। वो भौमी से बोला, क्या हुआ रानी सा, आप ऐसे क्यों खड़ी है? भौमी सीरियस आवाज में बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राजा सा, आखिर क्यों आप मुझे बिना कुछ बताए चले गए? एकाक्ष कुछ सोच शांति से बोला, रानी सा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता था, बस मुझे अर्जेंटली वहां जाना पड़ा, जिस वजह से मैं आपको कुछ बता नहीं सका। और जहां तक कॉल की बात है रानी सा, जहां मैं गया था वहां नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सका।
भौमी एकाक्ष की बात सुन अब शांत होने लगी थी। उसे पता था एकाक्ष हुक्मसा है, उसके पास काफी जिम्मेदारी है जिन्हें वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था। भौमी को शांत होता देख एकाक्ष जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, भौमी उसे घूरते हुए बोली, वो मेलकनी ने आपको नाम से क्यों बुलाया? आप तो उसके बॉस है ना, फिर आपने उस मेलकनी को आपको नेम से बुलाने की परमिशन कैसे दी? एकाक्ष पहले कंफ्यूज हो गया मेलकनी सुनकर, मगर उसे याद आया भौमी शायद शायला की बात कर रही है। एकाक्ष भौमी को समझाते हुए बोला, रानीसा शायला मेरी CF एक एम्प्लॉय है, वो हमारे घर में रहती है, इसलिए ताइसा ने उसे हमें नेम से बुलाने के लिए कहा था, इसलिए उसने हमें नेम से बुलाया था। भौमी गुस्से से बोली, तो ताइसा अगर आपको उससे शादी करने के लिए बोलेगी तो क्या आप वो भी कर लेंगे? एकाक्ष इस बार गुस्से से बोला, रानीसा इस बार आप बहुत ज्यादा बोल रही है, और नाम ही तो लिया था, आप इतने छोटी सी बात का बतंगर क्यों बना रही है? भौमी गुस्से से उसके नजदीक आते हुए बोली, हम बतंगर बना रहे हैं, सही है, अब आपको हम ज्यादा बोलने वाली ही लगेंगे, आखिर सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, घर की दाल चावल से अच्छा उन्हें बाहर की बिरयानी ही लगती है। एकाक्ष हैरानी से बोला, कौन दाल चावल, कौन सी बिरयानी? भौमी उससे कुछ न बोल बेड से तकिया उठाकर एकाक्ष के ऊपर फेंक कर बोली, बहुत शौक है ना आपको बिरयानी खाने की, हम बताते हैं अभी, निकलिए अभी रूम से आप, आज आप कमरे में बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। एकाक्ष पिल्लो कैच कर आंखें छोटी कर बोला, रानीसा आप भूल रही है ये रूम हमारा है, आप हमें हमारे कमरे से नहीं निकाल सकती, और किस बिरयानी की बात कर रही है, हम क्यों बिरयानी खाए? भौमी गुस्से से बोली, राजा सा हम आपकी पत्नी है, जितना आपका इस कमरे पर हक है उतना हमारा भी है, अगर आप इस कमरे से नहीं जाएंगे तो हम चले जाएंगे, अब आप सोच लीजिए। एकाक्ष हैरानी से भौमी को देखने लगा, वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ भौमी ने बेड से दूसरा तकिया उठा लिया। भौमी को तकिया उठाते देख एकाक्ष छत से बोला, हम जा रहे हैं, आप यही रहे। इतना बोल वो मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। एकाक्ष ने मासूम आंखों से भौमी को देखा, शायद वो उसे रोक ले, मगर भौमी ने झट से उसकी मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। एकाक्ष की आंखें बंद हो गई, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था आखिर भौमी ने उसे कमरे से बाहर क्यों निकला। एकाक्ष खुद से बोला, कितनी निर्दयी बीवी मिली है आपको। एकाक्ष जो खुद राजस्थान के हुक्मसा को ही अपने कमरे से निकाल दिया, अगर किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? चलिए आज गेस्ट रूम में ही सोना पड़ेगा। इतना बोल वो गेस्ट रूम की तरफ चला गया। अगली सुबह ओम की कार शांति निकेतन के सामने आकर रुकी। ओम ने देखा कि आज अनाथालय के सामने काफी भीड़ जमा थी। ओम अपने कार से निकल भीड़ को अलग कर अंदर गया तो वो शॉक हो गया। सामने महावीर और उसके आदमी खड़े थे, वही अनाथ आश्रम को तोड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर खड़ी कारवी रोते हुए अपने अनाथाश्रम को टूटते हुए देख रही थी। अनाथ आश्रम के छोटे छोटे बच्चे कारवी से लिपटे रो रहे थे। कारवी की आंखों में आंसू ओम को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शायद आज वो पहली बार इस लड़की को ऐसे रोते हुए देख रहा था, वरना आज तक वो उसे जब भी मिला था बस लड़ते हुए ही देखा था। ओम कारवी के पास जाकर बोला, क्या हो रहा है ये सब? ये लोग आप लोगों का अनाथ आश्रम क्यों तोड़ रहे हैं? ओम को देख कारवी झट से उसके गले लग गई। कारवी के ऐसे अचानक अपने गले लगने से ओम पहले तो हैरान हो गया, मगर मुझे सोच उसने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। कारवी रोते हुए ओम से बोली, इस महावीर ने धोखे से हमारे आश्रम को हड़प लिया और आज ये कमीना अपने गुंडों के साथ हमारे आश्रम को तोड़ने आ गया, और मैं इसे रोक भी नहीं पाए। अब ना जाने ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं, इनका तो इस आश्रम के सिवा कुछ था भी नहीं। ओम ये सुन हैरान हो गया। ओम कारवी को अलग कर उसके आंसू पोंछ बोला, पहले तो तुम शांत हो जाओ, अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो इस बच्चों का क्या होगा, और हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। ओम की बात सुन कारवी कुछ शांत हुई। ओम उनसे कुछ दूर जाकर अपने असिस्टेंट श्रीर्थ को फोन लगाकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। ओम एक छोटी सी बच्ची के सामने बैठ उसके आंसू पोंछ बोला, अरे आप ऐसे रो क्यों रही हो? आप तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, और स्ट्रॉन्ग गर्ल ऐसे आंसू नहीं बहाते। ओम उस बच्ची को अपने गोद में लेकर बोला, अच्छा ये बते क्या आपने कुछ खाया? उस बच्ची ने ना में सर हिला दिया। तो ओम बोला, तो क्यों ना पहले आपके इन छोटे छोटे पेट को भरा जाए, भूख तो लग रही है ना आप सबको। सब बच्चों ने कारवी को एक नज़र देख अपना सर हिला दिया। ओम उन बच्चों को पास के रेस्टोरेंट में ले गया। उसने साथ कारवी भी ओम को प्यार बड़ी नज़रों से देख आगे बढ़ गई। ओम ने सभी बच्चों ने लिए खाना ऑर्डर कर कारवी को देख बोला, तुम भी अपने लिए कुछ मंगा लो। कारवी पहले मना करना चाहती थी, मगर उसे काफी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने लिए कुछ डिशेस का ऑर्डर के दिया। कारवी ओम से बोली, क्या आपको कुछ नहीं खाना? ओम मना करते हुए बोला, आप लोग खा लीजिए, हम नाश्ता करके आए हैं। ओम की बात सुन कारवी कुछ न बोल अपना नाश्ता करने लगी।
कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में श्रीर्थ एंटर करता है। श्रीर्थ ओम के पास जाकर बोला, ओम आपने जो बोला हमने वो कर दिया है। ओम ने अपना सर हिला दिया। चैप्टर 64। ओम उन बच्चों को पास के रेस्टोरेंट में ले गया। उसने साथ कारवी भी ओम को प्यार बड़ी नजरों से देख आगे बढ़ गई। ओम ने सभी बच्चों ने लिए खाना ऑर्डर कर कारवी को देख बोला, तुम भी अपने लिए कुछ मंगा लो। कारवी पहले मना करना चाहती थी, मगर उसे काफी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने लिए कुछ डिशेस का ऑर्डर के दिया। कारवी ओम से बोली, क्या आपको कुछ नहीं खाना? ओम मना करते हुए बोला, आप लोग खा लीजिए, हम नाश्ता करके आए हैं। ओम की बात सुन कारवी कुछ न बोल अपना नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में श्रीर्थ एंटर करता है। श्रीर्थ ओम के पास जाकर बोला, ओम आपने जो बोला हमने वो कर दिया है। ओम ने अपना सर हिला दिया। अब आगे राजस्थान के अब से बड़े अनाथ आश्रम के सामने कई सारी कार्स रुकी, जिनमें से ओम, श्रीर्थ, कारवी और बच्चे उतरे। कारवी ने सामने देखा तो बहुत बड़ी गेट के ऊपर बड़े खूबसूरत अक्षर में सरस्वती अनाथ आश्रम लिखा हुआ था। सरस्वती अनाथ आश्रम राजस्थान का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम था। यहाँ हर साल कई सारे अनाथ बच्चों को लाया जाता था। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ ही उन्हें कई सारे नई चीजें सिखाई जाती थी, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी etc। कारवी ने ओम की तरफ देखा। ओम अनाथ आश्रम में अंदर को तरफ चला गया। उसके पीछे कारवी और बच्चे भी उसे पीछे चले गए। तभी अनाथ आश्रम का केयरटेकर, जो एक उम्रदराज महिला थी, ओम के सामने हाथ जोड़ खुशी से बोली, ओम बाबा कैसे हैं आप? कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए, बच्चे आपको काफी याद कर रहे थे। ओम उन महिला के पैर छूकर बोला, बच्चों को तो हम भी काफी याद करते सविता ताई, पर काम ज्यादा होने की वजह से वक्त ही मिलता आने का। सविता ताई ओम के पीछे सबको देख बोली, बाबा ये बच्चे। ओम बच्चों की तरफ इशारा कर बोला, ताई ये बच्चे आज से यही रहेंगे। ताई मुस्कुरा कर बच्चों के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। ओम कारवी के पास आकर बोला, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों के यहाँ रहने से? कारवी बच्चों को देख मुस्कुरा कर बोली, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, जहाँ बच्चे खुश में भी वही खुश। ओम कारवी को मुस्कुराते हुए देखता है। सविता ताई ने हेल्पर्स को बच्चों का कमरा दिखाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद ओम उन अनाथ आश्रम के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक खूबसूरत हंसी थी। कारवी थोड़ी दूर खड़ी बड़े प्यार से ओम को निहार रही थी। ओम बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बना हुआ था। कारवी हैरान थी ओम के इतने प्योर स्माइल को देखकर। तभी कारवी के साइड में श्रीर्थ खड़ा हो गया। श्रीर्थ ओम की तरफ देख कारवी से बोला, ओम सर का दिल काफी प्योर है। श्रीर्थ की अचानक आवाज सुन कारवी श्रीर्थ की तरफ देखती है। श्रीर्थ आगे बोला, ये अनाथ आश्रम ओम सर का है। कारवी हैरानी से श्रीर्थ को देखती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ओम इतने बड़े अनाथ आश्रम का मालिक है। श्रीर्थ आगे बोला, ओम सर ने ये अनाथ आश्रम अपनी मां सरस्वती देवी के नाम से खोला था। ओम सर चाहते थे कि जिस दर्द से वो बचपन में गुजरे हैं वो दर्द इन बच्चों को कभी का मिले। कारवी ने कहा, कैसा दर्द? ये सुन श्रीर्थ के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो कारवी को देख बोला, वो दर्द जो कोई भी बच्चा नहीं सहना चाहेगा, पर ओम सर ने उसे जिया है। ये सब के बारे में सोचते हैं मगर कोई इनके अकेलेपन को नहीं देख पाता। ओम सर इन बच्चों के साथ अपना हर अकेलापन भूल जाते हैं। शायद इसलिए वो महीने में जाने कितने बार यहाँ बच्चों से मिलने आते हैं, और जब भी वो आते हैं इन बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। श्रीर्थ ने कारवी को देखा जो कुछ सोच रही थी। श्रीर्थ कारवी से बोला, हम नहीं जानते हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं, मगर हमने पहली बार ओम सर को किसी लड़की के साथ जुड़ते हुए देखा है, इसलिए प्लीज कभी हमारे ओम सर को छोड़कर मत जाइएगा। कारवी श्रीर्थ को हैरानी से देखने लगी। तभी वहां ओम आ गया। ओम श्रीर्थ से बोला, क्या बातें कर रहे हैं आप इनसे? श्रीर्थ हल्की स्माइल कर बोला, कुछ नहीं ओम सर, वो तो हम इन्हें इस आश्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। ओम उन्हें कुछ ना बोल कारवी से बोला, अब हम चलते हैं, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमें बता सकती हो। ओम श्रीर्थ के साथ वहां से जाने लगा कि पीछे से कारवी उसे रोकते हुए बोली, रुको। कारवी की आवाज सुन ओम पलटकर कारवी को देखने लगा। पहले तो कारवी झेप गई ओम के ऐसे देखने से, मगर अपने आप को संभाल कर वो बोली, वो मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, आई मीन मैं तुम्हें कॉल कैसे करूंगी। ओम अपना एक कार्ड निकाल कर उसकी तरफ कर दिया। कारवी ने झट से वो कार्ड ले लिया। ओम के जाने के बाद कारवी उस कार्ड को देख मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ राजावत पैलेस के सोफे पर अभी ईश्वरी और आदवन बैठे हुए सबसे बातें कर रहे थे। संध्या जी कहती है, कितनी पतली हो गए हैं आप, वहाँ कुछ खाने को नहीं देते थे क्या आपको? आखिर आप अपनी इस सेहत के साथ अपराधियों को कैसे पकड़ती थी? ईशानी बोली, चाची सा इसे पतला होना नहीं बल्कि फिट होना कहते हैं, और आपका बस चले तो आपको ईशु भाभी को खिला खिला कर मोटा ही कर दे।
संध्या जी ईशानी को डांटते हुए बोली, आप तो चुप ही करिए, न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है जो फिट होने के नाम पर सूखी हुई लकड़ी बन जाते हैं। ईश्वरी संध्या जी का हाथ पकड़ बोली, ओह मासी, अब तो हम यही रहेंगे ना, तो आप मुझे अपने हाथ के आलू के पराठे खिला खिला कर मोटा कर दीजिएगा। ईश्वरी की माँ ने संध्या जी को अपनी बहन मानती थी, इसलिए ईश्वरी संध्या जी को मासी कहती थी। तभी वहां भौमी अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। भौमी मुस्कुराते हुए सभी को नाश्ता सर्व करती है। भौमी ने घाघरे के साथ आज बंद गले का ब्लाउज पहना हुआ था। आखिर कल रात एकाक्ष ने जो उसके गले की हालत किया था वो किसी को दिखा नहीं सकती थी ना। मगर हमारी ईश्वरी वो तो ठहरी पुलिस वाली, उसने भौमी के हले पर हिकीज देख लिए थी, जिन्हें देख वो काफी हैरान हुई थी। आखिर उसे नहीं पता था उसका दोस्त कम भाई ऐसा भी है। सुचिता जी आदवन से बोली, आदवन, आप शादी की तारीख कब की निकाल रहे हो? आखिर आपकी सगाई को 1 साल हो चुके हैं और अब तो ईशु बेटा का भी यही ट्रांसफर हो चुका है, अब आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। आदवन बोला, छोटी दादी, अभी तो ईशु यहाँ आई है, अभी इतने जल्दी शादी करना। तभी उसकी बात को काटते हुए एकाक्ष की आवाज आई, ये जल्दी नहीं है, आपके सगाई को 1 साल से ज्यादा का वक्त होने को आया है, क्या अभी भी आपको ये जल्दी लगती है? ईशु जल्दी से एकाक्ष के सीने से लग गई। एकाक्ष उसके सर पर हाथ फेर बोला, कैसी है आप? ईशु उससे दूर होकर बोली, बहुत अच्छे, और आप कैसे हैं? एकाक्ष अपना सर हिला सोफे पर बैठ गया। एकाक्ष आदवन से बोला, आदवन, अगर आप ईशु से शादी नहीं करना चाहते तो आप बता सकते हैं, हमें ईशु के लिए कोई दूसरा लड़का देखने में दिक्कत नहीं होगी। आदवन जल्दी से बोला, ओए खबरदार, अगर तूने ईशु की किसी दूसरे से शादी के बारे में सोचा भी तो ईशु बस मेरी है। ये सुन ईशु की नजरें शर्म से झुक गई। आखिर आदवन सब के सामने ऐसी बातें जो कर रहा था। एकाक्ष बोला, फिर शादी करने में दिक्कत क्या है आपको? आदवन, अगर आपने 2 दिनों में शादी की तारीख नहीं निकलवाई तो आप ईशु की शादी में गेस्ट बनकर आने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना बोल वो कमरे में चला गया। वही आदवन मुंह खोले उसे जाते हुए देखता रह गया। वो गुस्से से एकाक्ष पर भड़कते हुए बोला, एकाक्ष के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो जल्दी से वहां से भाग गया। आखिर उसे शादी की तारीख जो निकलवानी थी, वरना क्या पता एकाक्ष क्या कर दे। वही सब हंसने लगे। चैप्टर 65। एकाक्ष अपना सर हिला सोफे पर बैठ गया। एकाक्ष आदवन से बोला, आदवन, अगर आप ईशु से शादी नहीं करना चाहते तो आप बता सकते हैं, हमें ईशु के लिए कोई दूसरा लड़का देखने में दिक्कत नहीं होगी। आदवन जल्दी से बोला, ओए खबरदार, अगर तूने ईशु की किसी दूसरे से शादी के बारे में सोचा भी तो ईशु बस मेरी है। ये सुन ईशु की नजरें शर्म से झुक गई। आखिर आदवन सब के सामने ऐसी बातें जो कर रहा था। एकाक्ष बोला, फिर शादी करने में दिक्कत क्या है आपको? आदवन, अगर आपने 2 दिनों में शादी की तारीख नहीं निकलवाई तो आप ईशु की शादी में गेस्ट बनकर आने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना बोल वो कमरे में चला गया। वही आदवन मुंह खोले उसे जाते हुए देखता रह गया। वो गुस्से से एकाक्ष पर भड़कते हुए बोला, एकाक्ष के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो जल्दी से वहां से भाग गया। आखिर उसे शादी की तारीख जो निकलवानी थी, वरना क्या पता एकाक्ष क्या कर दे। वही सब हंसने लगे। ईशु जल्दी से एकाक्ष के सीने से लग गई। एकाक्ष उसके सर पर हाथ फेर बोला, कैसी है आप? ईशु उससे दूर होकर बोली, बहुत अच्छे, और आप कैसे हैं? एकाक्ष अपना सर हिला सोफे पर बैठ गया। एकाक्ष आदवन से बोला, आदवन, अगर आप ईशु से शादी नहीं करना चाहते तो आप बता सकते हैं, हमें ईशु के लिए कोई दूसरा लड़का देखने में दिक्कत नहीं होगी। आदवन जल्दी से बोला, ओए खबरदार, अगर तूने ईशु की किसी दूसरे से शादी के बारे में सोचा भी तो ईशु बस मेरी है। ये सुन ईशु की नजरें शर्म से झुक गई। आखिर आदवन सब के सामने ऐसी बातें जो कर रहा था। एकाक्ष बोला, फिर शादी करने में दिक्कत क्या है आपको? आदवन, अगर आपने 2 दिनों में शादी की तारीख नहीं निकलवाई तो आप ईशु की शादी में गेस्ट बनकर आने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना बोल वो कमरे में चला गया। वही आदवन मुंह खोले उसे जाते हुए देखता रह गया। वो गुस्से से एकाक्ष पर भड़कते हुए बोला, एकाक्ष के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल वो जल्दी से वहां से भाग गया। आखिर उसे शादी की तारीख जो निकलवानी थी, वरना क्या पता एकाक्ष क्या कर दे। वही सब हंसने लगे। अब आगे भवानी नायक अपने घर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी ललित परेशानी से जल्दी से चलता हुआ भवानी नायक के पास आया। भवानी नायक ललित को परेशान देख बोला, क्या हुआ, सुबह सुबह इतने परेशान क्यों हो? ललित परेशानी से बोला, सर, हमारे मारवाड़ वाले बिल्डिंग पर अचानक से इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। भवानी नायक बोला, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, हमेशा की तरह उनके मुंह पर कुछ पैसे मारकर भगा दो उन्हें। ललित बोला, सर, इस बार उन लोगों ने कोई भी घुस लेने से मना कर दिया है,
यही नहीं बल्कि पिछले महीने आपने जिस पुल का उद्घाटन किया था उसका भी इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें उन्हें पता चल गया कि उस पुल को बनाने में काफ़ी घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से उन्होंने आप पर केस कर दिया है। सर, न जाने कैसे उन्हें हमारे सालों से सरकार के द्वारा गांव के कल्याण के लिए दिए गए पैसे में भी घपले के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से आपकी काफ़ी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि पार्टी के मेंबर्स भी आपको पार्टी में निकालने के बारे में सोच रहे हैं। भवानी नायक गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर उन्हें इन सब के बारे में पता कैसे चला? वो आगे कुछ बोलता दरवाजे से कई सारे ऑफिसर्स चलते हुए अंदर आए। ऑफिसर भावनी को अपनी आई प्रूफ दिखाते हुए बोला, सर वी आर इनकम टैक्सी ऑफिसर्स, हमें आपके घर की तलाशी करनी है। भवानी गुस्से से बोला, ऑफिसर पता भी है तू किसके घर में तलाशी करने की कोशिश कर रहा है? कुछ ही देर में तेरी ये वर्दी तेरे से अलग होकर परी होंगी। वो ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी वर्दी बाद में गायब करवाते रहेगा, लेकिन अभी हमारे साथ कोऑपरेट करने में ही आपकी भलाई है। इतना बोल ऑफिसर ने बाकी के ऑफिसर्स को अच्छे से तलाशी लेने के लिए बोला। भवानी उसे गुस्से से देखते हुए एक सोफे पर बैठ गया। कुछ घंटों बाद ऑफिसर्स भवानी के सामने आके बोला, हमें आपके घर में कुछ भी सस्पेक्ट नहीं मिला, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। इतना बोल वो वहां से चले गए। पूरा घर बिखरा हुआ था। भवानी नायक टेबल को फेंकते हुए गुस्से से बोला, ललित पता लगाओ आखिर इन सब के पीछे कौन है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। ललित कुछ बोलता कि उसका फोन रिंग हुआ। ललित ने फोन रिसीव कर कुछ सुन फोन भवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर हुक्म सा आपसे बात करना चाहते हैं। भवानी उसके हाथ से फोन ले कान पर लगा कर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एकाक्ष बोला, कैसा लगा आपको हमारा वार? भवानी गुस्से से बोला, तो इन सब के पीछे तुम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? एकाक्ष अपने कुर्सी पर बैठ बोला, हिम्मत हम में कितनी है ये अभी तक आप जान नहीं पाए हैं। हम अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अभी तो बस शुरुआत है, हमारे आप और भी बहुत कुछ है, कहे तो दिखा दे दुनिया वालों को। भवानी बोला, क्या चाहते हो तुम? ठीक है, मैं तालाब खुदवावे की परमिशन देने के लिए तैयार हूँ। एकाक्ष टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, गुड डिसीजन। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। वही भवानी ने गुस्से से फोन जमीन पे पटक दिया। भवानी चिल्ला कर बोला, एकाक्ष सिंह राजावत छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जिस तरह तूने मुझे बेइज्जत किया है वैसे तेरी इज्जत को अपने पैरों के नीचे ना रोंदा तो मेरा नाम भी भवानी नायक नहीं। दूसरी तरफ एकाक्ष के ऑफिस में एकाक्ष अपना फोन रख सामने सिद्ध को देखता है। सिद्ध एकाक्ष से बोला, भाई साहब आप क्या करना चाहते हैं? एकाक्ष बोला, हम क्या करना चाहेंगे सिद्ध, आप क्या बोलना चाहते हैं? सिद्ध बोला, भाई साहब आप इतने अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर आप उस भवानी को सिर्फ धमकी क्यों दे रहे हैं जबकि आप उसे सीधा जेल भेज सकते थे। एकाक्ष शांति से बोला, सिद्ध आप जितना सोच रहे हैं ये खेल उतना आसान नहीं है। भवानी नायक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अगर अभी हम उन्हें जेल भेज भी देते तो भी वो कुछ ही दिन में आराम से जेल से आज़ाद हो जाते, और वैसे भी हमें सिर्फ भवानी नहीं बल्कि हमें उनके जड़ तक पहुंचना है, उस हर एक किसान तक जो उसके साथ मिला हुआ है, और इसके लिए पेशेंस रखना काफ़ी जरूरी है। सिद्ध अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगा। तभी सिद्ध को रोकते हुए एकाक्ष बोला, सिद्ध जरा अपनी भाभी सा को अंदर भेजिए। सिद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद केबिन का डोर नॉक हुआ। एकाक्ष ने कम इन कहा। भौमी अंदर आकर एकाक्ष के सामने खड़ी होकर बोली, आपने बुलाया मुझे सर? एकाक्ष भौमी के पास आकर उसकी कमर खिंच अपने पास लाकर बोला, क्या आप अभी भी हमसे गुस्सा है रानी सा? भौमी मुंह बनाकर बोली, आपको हमारे नाराज होने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। एकाक्ष उसकी ठुड्डी पकड़ ऊपर कर बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता? रानी सा, अगर माँ सा के बाद अगर किसी ने हमारे दिल में जगह बनाई है तो वो सिर्फ आप है। नहीं जानते मगर क्यों आपका गुस्सा, आपके आंसू, आपका दर्द हमारे दिल में खंजर की तरह चुभते हैं। भौमी एकाक्ष की आंखों में गहराई से देख रही थी जहां उसके लिए प्यार बेहिसाब नजर आ रहा था। एकाक्ष के होंठ धीरे धीरे भौमी की होठों की तरफ बढ़ने लगे। भौमी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी मगर इससे पहले एकाक्ष और भौमी के होंठ एक दूसरे को छू भी पाते। एकाक्ष के कैबिन का दरवाजा झटके से खुला जिससे एकाक्ष और भौमी हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से दूर हो गए। दोनों ने दरवाजे पर देखा तो दोनों की आंखें कठोर हो गई। वो गुस्से से सामने खड़ी इंसान को घूरने लगे। रंगबारी। साहिल रूम में बिना शर्ट के बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। स्वरा, जिसने अभी सिर्फ घाघरा और ब्लाउज पहन रखा हुआ था जिसमें उसका पूरा पेट साफ साफ दिख रहा था। स्वरा जैसे साहिल को ड्रिंक देने के लिए झुकती उसका क्लीवेज साफ साफ देखता जिसमें वो काफी मनमोहक लग रही थी।
स्वरा जमीन पर बैठ साहिल का पैर दबाते हुए बोली, साहब हमें आपसे कुछ बात करनी है। साहिल ने स्वरा की तरफ देखा। स्वरा घबराते हुए बोली, साहब आप सवेरा को यहाँ से ले जाए। साहिल कन्फ्यूजन से बोला, मैं तेरी बेटी का कहाँ ले जाऊँ? स्वरा बोली, यहाँ से दूर, सबसे दूर। साहब हम सवेरा को अपनी तरह जिंदगी नहीं देना चाहते, आप प्लीज उसे यहाँ से दूर ले जाए। साहिल बोला, और तुझे क्यों लगता है मैं तेरी मदद करूंगा एक वेया की? स्वरा बोली, आप मेरी नहीं पर कम से कम आप अपनी खुद की बेटी की तो मदद कर सकते हैं ना। सवेरा आपकी बेटी है, आपका अपना खून, प्लीज आप उसे इस नर्क से निकाल दीजिए। साहिल ने गुस्से से स्वरा के मुंह पर एक झनातेदार थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से स्वरा के मुंह से खून बहने लगा। साहिल स्वरा का बाल कसकर पकड़ गुस्से से बोला, एलोनिया खबरदार, अगर तूने अपनी उस नाजायज औलाद को मेरा खून कहने की कोशिश भी की तो तेरी बेटी एक वेया की उपज है, और ऐसी औलादों का कोई बाप नहीं होता। मेरी सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ एक। अपने उस नाजायज गंदे खून का मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए भी और तेरी उस बेटी के लिए भी। उसकी किस्मत में भी तेरी तरह मर्दों को खुश करना है, ना कि आम लड़कियों की तरह जीना। स्वरा के सर में दर्द होने लगा था, मगर उससे ज्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। आखिर कोई माँ कैसे अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें सुन सकती थी? स्वरा के आंखों से आंसू बहने लगे थे। साहिल ने स्वरा के बालों को खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। साहिल जानवरों की तरह उस पर बरस पड़ा। वही स्वरा दर्द से चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, मगर अफसोस उसके इस दर्द को सुनने वाला इस जहन्नुम में कोई नहीं था। चैप्टर 66। साहिल स्वरा का बाल कसकर पकड़ गुस्से से बोला, एलोनिया खबरदार, अगर तूने अपनी उस नाजायज औलाद को मेरा खून कहने की कोशिश भी की तो तेरी बेटी एक वेया की उपज है, और ऐसी औलादों का कोई बाप नहीं होता। मेरी सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ एक। अपने उस नाजायज गंदे खून का मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए भी और तेरी उस बेटी के लिए भी। उसकी किस्मत में भी तेरी तरह मर्दों को खुश करना है, ना कि आम लड़कियों की तरह जीना। स्वरा के सर में दर्द होने लगा था, मगर उससे ज्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। आखिर कोई माँ कैसे अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें सुन सकती थी? स्वरा के आंखों से आंसू बहने लगे थे। साहिल ने स्वरा के बालों को खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। साहिल जानवरों की तरह उस पर बरस पड़ा। वही स्वरा दर्द से चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, मगर अफसोस उसके इस दर्द को सुनने वाला इस जहन्नुम में कोई नहीं था। अब आगे भौमी और एकाक्ष ने कैबिन की डॉ की तरफ देखा, जहां इस वक्त शायला हैरान होकर खड़ी थी। भौमी का तो शायला का शक्ल देखकर ही मुंह बन गया था। वही एकाक्ष शायला को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आखिर शायला ने उसकी और उसके पत्नी के पर्सनल मोमेंट में टांग जो अड़ाई थी। शायला अभी भी हैरानी से डॉ पर खड़ी थी। उसने अभी अभी जो देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी एकाक्ष भौमी को किस करने वाला था। भौमी कठोर आवाज में बोली, मिस शायला, क्या तुम अपने मैनर्स को भूल गई है? ये क्या तरीका है कैबिन में आने का? भौमी की आवाज से शायला अपने होश में वापस गई। शायला अंदर आकर भौमी को देख गुस्से और नफरत से बोली, मुझे एकाक्ष से जरूरी बात करनी थी, बट मुझे नहीं पता था कि तुम भी अभी यही हो। और तुम लोग अभी कैबिन में क्या कर रहे थे? अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो पता भी है एकाक्ष और तुम्हारे बारे में ऑफिस में कैसी बातें बनती। भौमी, कम से कम अपनी नहीं तो एकाक्ष के रेप्यूटेशन के बारे में तो सोचो। ये बोलते वक्त उसके आंखों में जलन और नफरत साफ साफ दिख रही थी। वो भौमी को बेहिसाब नफरत से घूर रही थी। वही शायला के मुंह से एकाक्ष का नाम सुन भौमी आंखें छोटी कर शायला को घूर कर बोली, पहली बात तो मिस शायला, मुझे तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और अपने एकाक्ष से बातें करो। इससे पहले भौमी जा पाती एकाक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। एकाक्ष शायला को देख बोला, मिस शायला, आप हमारी ना ही दोस्त है और ना ही कोई रिश्तेदार, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें कुछ करने के लिए आपके परमिशन की जरूरत है। आप सिर्फ एम्प्लॉय है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, ना कि हमारी और हमारी पत्नी के रिश्ते में। ये ऑफिस हमारा है, हम अपनी पत्नी के साथ क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। शायला को काफी बुरा लग रहा था एकाक्ष की बात। वो एकाक्ष से कहने को हुई, एकाक्ष, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझे तो बस तुम्हारी रेप्यूटेशन की चिंता थी। एकाक्ष उसे बीच में रोक बोला, मिस शैला, आपको हमारी रेप्यूटेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और एक बात, हम आपके बॉस से, इसलिए आगे से हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। शायला अपनी नम लाल आंखों से उसे घूरने लगी। वो अब वहां और खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो कैबिन से बाहर जाने लगी। तभी एकाक्ष उसे दोबारा बोला, अगली बार से कैबिन नॉक करके आए, क्योंकि हमें ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। शायला वहां से गुस्से से बाहर निकल गई।
शायला के जाने के बाद एकाक्ष भौमी को अपनी तरफ खींचकर बोला, अब जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा कर ले। भौमी कन्फ्यूजन से उसे घूरने लगी, तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि एकाक्ष भौमी को किस करने लगा था। भौमी पहले तो उससे छूटना चाहती थी मगर धीरे धीरे वो भी उसके किस में खोने लगी। दूसरी तरफ शायला दंगनाते हुए ऑफिस से निकलकर तेजी से कार चलाने लगी। कुछ देर बाद शायला की कार एक तेज टर्न के साथ खाई के मुहाने पर आप कर रुकी। शायला अपने कार से निकल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया एकाक्ष, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें आज मेरी शायला आनंद की बेइज्जती की है। शायला पागलों की तरह बोली, क्या गलत किया मैंने, तुमसे प्यार ही तो किया था, वो भी बचपन से, पर तुमने आज तक मुझे एक नज़र देखा तक नहीं, और आज तुमने अपनी उस अनाथ बीवी के लिए मेरी बेइज्जती की। नहीं नहीं एकाक्ष, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, आज की मेरी बेइज्जती का खामियाजा तो तुम्हें उठाना ही होगा, और साथ ही तेरी उस बीवी को भी। शायला तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगी। उस जगह पर उसकी हंसी भयानक तरीके से गूंज रही थी। इस वक्त शायला किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। रात का वक्त एक सुनसान बंदरगाह पर कई सारी बड़ी बड़ी जहाजें आकर रुकी। उन जहाज़ों से कई बड़ी बड़ी कंटेनर निकाले गए। कमल सक्सेना कल्याण नायक से बोला, माल तो पूरा है ना? कल्याण एक कैडी स्माइल के साथ बोला, आज तक कभी कल्याण ने माल में कोई कमी की है क्या जो आज करेगा? माल पूरा है। कमल के साथ एक और आदमी खड़ा था। कल्याण नायक उन्हें एक कंटेनर के पास लाकर उसे खोलने के लिए बोला। कंटेनर खुलते हैं कलम सक्सेना और दूसरे आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कंटेनर में कई सारी लड़कियां भरी हुई थीं। लड़कियों की हालत काफ़ी ख़राब थी, जैसे कि उन्हें DRGS दिया गया हो। लड़कियों की उम्र काफ़ी कम थी, कुछ तो 12-15 साल या उनसे कम उम्र की बच्चियां थीं। कमल सक्सेना खुश होते हुए बोला, शाबाश कल्याण, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, आखिर तुमने भी अपने बाप की तरह हमें निराश नहीं किया। कल्याण मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू अंकल, वैसे ये सब कुछ इनके बिना आसान नहीं होता, इन्होंने हमारा काम काफ़ी आसान कर दिया है। कमल सक्सेना हंसते हुए बोला, सही कहा कल्याण तुमने, आखिर इतने सालों तक इसकी वजह से ही तो हम ये काम आसानी से कर पा रहे हैं, क्यों सुचित सिंह राजावत? सुचित जी हंसते हुए बोले, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये सब मैंने अकेले किया है, अगर तू और आक्रोश ना होता तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। कल्याण कंटेनर को वापस बंद कर सुचित जी से बोला, वैसे अंकल साहिल कहाँ है आजकल? सुचित जी बोले, और कहाँ होगा, नशे और लड़कियों में पड़ा होगा, ना जाने इस लड़के का क्या होगा। एक तुम हो जो अपने पापा का भार संभाल रहे हो, और एक मेरा नालायक बेटा, सिर्फ मेरा सरदर्द बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता उस नालायक को। कल्याण बोला, अंकल आप चिंता मत कीजिए, उसे भी बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। सुचित जी बोले, तुम्हारी बात जल्दी सच हो जाए बेटा, आज के लिए बस इतना ही, फोल्डेड हैंड्स।